नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम कृषि दर्शन में। हम फिर हाजिर हैं आपके सामने एक नए अंक के साथ। किसान भाइयों, आज है वर्ल्ड बी डे यानी मधुमक्खी डे। जी हाँ, मधुमक्खी जो है वो बहुत पुरानी मानी जाती है और शहद जो होता है वो कहा ही जाता है कि शुद्ध मीठा होता है। दूसरी चीज़ें जो होती हैं वो आपकी सेहत को नुकसान करती हैं मीठा, लेकिन शहद आपकी सेहत को बढ़ाता है, ना कि उसको नुकसान होता है। तो वर्ल्ड बी डे पे हमने सोचा कि आज मधुमक्खी के बारे में ही आपसे चर्चा कर ली जाए और इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमने एक सफल उद्यमी युवा किसान को आपके सामने लेकर आए हैं और हम उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ है प्रवीण कुमार रघुवंशी, बैतूल से हैं, ग्राम सावरी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार। नमस्कार प्रवीण जी, आज वर्ल्ड बी डे है तो क्यों मनाया जाता है और ये क्यों कैसे है, थोड़ा इसके बारे में बताएं। जो वर्ल्ड बी डे है इसको संयुक्त संघ ने जो पॉलिनेटर्स है, मधुमक्खी पालन या जो चिड़िया होती है, तितलियां होती है, ये हमारी फसलों में पॉलिनेशन परागण का काम करती हैं और इनकी याद में मनाया जाता है। ये 20 मई 2018 से मनाया जा रहा है। अच्छा। इसमें जो एक वैज्ञानिक सफल मधुमक्खी पालक एंटोन जानसा थे, इनके जन्म दिवस की इनकी याद, इनकी तकनीक के रूप में की याद में इसे मनाया जाता है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी छोटी सी जानकारी दी कि वर्ल्ड बी डे क्यों मनाया जाता है। प्रवीण जी, आपने एक स्टार्टअप तैयार किया और उस पर आप काम कर रहे हैं, मधुमक्खी पालन आपने व्यवसाय अपनाया। इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और कैसे मिली? मैं बचपन से बिजनेस करना चाहता था। मैंने 12वीं एग्रीकल्चर किया, बीएससी एग्रीकल्चर, एमएससी हॉर्टिकल्चर से मेरा रहा। जब मैंने इसमें आके देखा सभी लोग बिजनेस कोई नहीं करना चाहता, सभी जॉब करके प्रिपरेशन करते हैं, साथ वाले दोस्त सभी लोग। और मैंने देखा कि भाई अदर फील्ड्स के जो नॉन टेक्निकल्स है वो बी कीपिंग कर रहे हैं, वो खेती कर रहे हैं, वो नई तकनीक से खेती कर रहे हैं जिन्हें कुछ भी नहीं पता है। तो मेरा मानना यह था कि भाई अगर मैं खुद नॉलेज वाला बंदा हूं, मैं कुछ अच्छी ट्रेनिंग ले लूं और उसके बाद अगर बी कीपिंग करूं तो मुझे इनसे और आगे बढ़ सकता था। ये मुझे था। उसमें मुझे कृषि विज्ञान केंद्र बैतूल, इसके बाद मिसेज अनुराधा सिंघई अभी साइड में आपके डायरेक्टर हैं, उन्होंने, इसके अलावा जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एंड मार्केटिंग है, यहाँ से मैंने कुछ प्रशिक्षण लिए और फिर मैंने अपना काम स्टार्ट किया। आपने प्रशिक्षण की बात की है तो आपने बाकायदा पूरी तरह से प्रशिक्षण लिया मधुमक्खी पालन के बिजनेस के लिए, फिर आपने आगे काम किया। क्या इसके जो सेटअप लगाया जाता है, जैसे अगर किसी को डेयरी फार्म करना है तो वो गौशालाएं बनाता है, मत्स्य पालन के लिए तालाब बनते हैं, तो क्या मधुमक्खी पालन के लिए भी कुछ सेटअप लगाना पड़ता है? देखिए, मधुमक्खी पालन लोग सोचते हैं कि भाई मैं मधुमक्खी खरीद लूं और मेरे खेत में रख लूंगा और मधुमक्खी से उत्पादन हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि आपके एरिया में ऐसा कोई फसल लगाई जाती हो, जैसे सरसों हो गया, रामतिल हो गया या एक्सेट्रा, कि भाई ऐसा कोई फूल वहां पे एक सीजन में हमेशा रहता हो, तब तो आप एक जगह पे मधुमक्खी पालन कर सकते हैं। साल में आपको एक जो महीना रहेगा जो फूल का, उस टाइम शहद उत्पादन हो जाएगा और बाकी साल भर नहीं होगा। ये रहा पुराना मधुमक्खी पालन। पर आज के टाइम में हम लोग करते हैं माइग्रेटरी बिजनेस, मतलब बी कीपिंग एक जगह पे नहीं कर सकते अभी। अच्छा। जैसे हम लोग सरसों का जो सीजन होता है फूल का, हमारे मध्य प्रदेश में भिंड, मुरैना, ग्वालियर इस साइड वाले एरिया रहता है, सरसों लगा रहता है। वहां पे किसान से हम बात करते हैं, किसान से बात करके वहां पे मधुमक्खी के बॉक्स सेटअप रखवा देते हैं, जिससे किसान की आमदनी बढ़ती है, क्योंकि परागण होता है मधुमक्खी के द्वारा, परागण से उसकी फसल की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। तो जिस कारण किसान भी चाहता है कि हाँ हमारे खेत में आप मधुमक्खी के बॉक्सेस रख दीजिए। वहां रखने के बाद फिर हम लोग लेके जाते हैं यूकेलिप्टस या धनिया का, जो वहाँ पे एरिया होता है शिवपुरी के आसपास धनिया का सीड प्रोडक्शन का काम होता है। कानपुर यूपी में थोड़ा चले जाएंगे तो यहाँ पे जंगल है यूकेलिप्टस का। उसके बाद लीची भी है। लीची के अलावा फिर जब गर्मियाँ आ जाती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो फिर हम हिमाचल में ले जा लेते हैं। ऐसा साल में हम लगभग 4 जगह पे, 4 फ्लोरा पे मधुमक्खी के बॉक्सेस को ले जाते हैं, जिसमें कहीं से 10 किलो, कहीं से 20 किलो, कहीं से 5 किलो, ऐसा हमें लगभग 40 किलो सालाना मधुमक्खी के बॉक्स से, एक बॉक्स से शहद का उत्पादन होता है जी। यदि हम एक ही जगह पे रखें तो लगभग उसमें 10 से 5 किलो, 5 से 10 किलो हमें शहद का उत्पादन होगा। एक जगह पर एक ही सीजन में एक ही बार मिल पाएगा। लेकिन अलग अलग करेंगे हमारे किसान भाई तो उसको और ज्यादा फायदा मिलता है। आपने प्रशिक्षण की बात की थी, आपने प्रशिक्षण कहाँ से प्राप्त किया मधुमक्खी पालन के लिए?
हमने प्रशिक्षण पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना में है, वहाँ पे बी कीपिंग पे बहुत अच्छा वर्क किया जाता है। वहाँ पे डॉक्टर जुनेजा है, उनसे मैंने ट्रेनिंग प्राप्त की। उसके बाद दूसरा सेंटर था बी कीपिंग का CBRT है, जो बी कीपिंग का KVIC का पुणे में एक सेंटर है। जी जी। तो वहां से ट्रेनिंग करने के बाद फिर मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। बिल्कुल, प्रशिक्षण तो आपने प्राप्त किया, लेकिन पैसा सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, फंड बहुत ज़रूरी है किसी भी स्टार्टअप को शुरू करने के लिए। तो इसके लिए कैसे क्या अनुदान मिला, इसके बारे में हमारे किसान भाइयों को बताएं। मैम एक छोटा सा, मैं बिजनेस तो बचपन से करना चाहता था। अच्छा। पर एक चीज डर था कि भाई घर वाले, अगर मेरा पैसा डूब गया घर वालों का तो पापा क्या कहेंगे, डांटेंगे कैसे। तो उस चीज को लेते हुए हम लोगों ने, मैंने सोचा कि भाई मैं अभी नहीं चालू कर रहा, बट मुझे एक स्कीम के बारे में पता चला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की एक स्कीम है, इंक्यूबेशन प्रोग्राम, RKVY रफ्तार इंक्यूबेशन प्रोग्राम। इसमें 5 लाख से 25 लाख तक की अनुदान नहीं, ग्रांट मिलती है। अच्छा। जिसे अब कुछ भी वापस नहीं करना। अच्छा। पर वो मिलती है किसी इनोवेशन पे। अच्छा। यदि आप मधुमक्खी पालन में ही कुछ अलग कर रहे हैं तो आपको उसके लिए वहां से गवर्नमेंट पैसा दे सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। केवल आपके पास आइडिया होना चाहिए, ना ही आपका डॉक्यूमेंटेशन की आवश्यकता है वहां पे, ना आपको कोई जमीन जमा करने की, ना ही आपको बैंक के पास जाना है, सीधे पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एंड मार्केटिंग नियाम जो है जयपुर का, इस इंस्टीट्यूट का जो फर्स्ट बैच था हमारा RKVY रफ्तार का, उसमें मैंने इंक्यूबेशन प्रोग्राम की 2 महीने की ट्रेनिंग की। 2 महीने में उनने मुझे 20,000 रुपीज वहाँ पे ट्रेनिंग करने के भी दिए। उसके बाद हमारा मिनिस्ट्री में IARI में प्रेजेंटेशन हुआ। वहाँ पे प्रेजेंटेशन होने के बाद पैन इंडिया में हमारा उस जब जो बैच था उसमें 7 लोगों को फंड ग्रांट मिले, जिसमें मुझे 5 लाख की ग्रांट मिले हुए थे। तो ऐसे केवल ये बी कीपिंग के लिए नहीं, आप अगर एग्रीकल्चर कृषि में कोई भी यूनिक या कुछ अलग बिजनेस करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप इसके थ्रू जा सकते हैं। हमारे को इसमें जो ग्रांट मिली है, इसमें हमें कॉम हनी प्रोडक्शन के लिए मिली है। ऐसा हनी जिसमें इंसान का हाथ भी नहीं लगा हो। अच्छा। सीधी सी बात है, जो हाइव होता है मधुमक्खी का छत्ता, बिल्कुल वही का वही छत्ता हमारे कंज्यूमर तक जा रहा है। अच्छा। उसमें ना ही एग है ना लार्वा है, केवल उसमें हनी है, बीज ने उसे सील्ड कर दिया है, और वो छत्ता एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, हार्ट शेप में, स्क्वायर शेप में, ये हमारे कंज्यूमर तक हम सप्लाई करते हैं। बिल्कुल। आपने बताया कि जो आप हनी का छत्ता है, मधुमक्खी का छत्ता है, उसे आप अलग अलग तरीके से डिजाइन करते हैं और फिर आप उसको सीधे उपभोक्ता तक पहुंचा रहे हैं, तो उसे निकालने की भी तो फिर एक विधि होती होगी। मैम इससे निकालना ही नहीं पड़ता। अच्छा। इससे डायरेक्ट कंज्यूमर अपने स्पून से, क्योंकि ये वैक्स होता है, ये भी एडिबल होता है। अच्छा। इससे चीविंग से हमारे जो मसूड़े वगैरह वो मजबूत होते हैं, उनको बेनिफिट्स मिलते हैं। तो हम एक तो डायरेक्टली उसे कंज्यूम कर सकते हैं, या फिर हम ऐसे जो स्पून होता है इससे दबाएंगे तो वैक्स पूरा नीचे जब जाता है, हनी ऊपर हो जाता है। क्या बात है। तो वो हनी डायरेक्ट कंज्यूम कर सकते हैं। बहुत बढ़िया आपने बात बताई है किसान भाइयों। मतलब हमारे जो सफल उद्यमी युवा हैं, जिन्होंने मधुमक्खी पालन में एक नया इनोवेटिव तरीका अपनाया कि अब आप सीधे छत्ते सहित ही शहद का उपयोग कर सकते हैं और वो आपको सीधे मिलेगा। मतलब उसमें किसी भी तरीके का मिलावट या हाथ तो लगने की बात ही नहीं है। और इसमें एक चीज और है मैम जी, नॉर्मल जो शहद होता है, अगर कोई बीकीपर बेच रहा है, हाँ, तो उसका प्राइस लगभग 300 रुपए 400 रुपए केजी वो कंज्यूमर को बेचता है। बिल्कुल है। पर यदि वो कॉम्ब के रूप में अगर बेचता है तो वो लगभग उसे 1,500 से 2,000 रुपए केजी बेच सकता है। ठीक है, मतलब वो तो, रुपए का भी बहुत अच्छा लाभ है इसमें, डबल से भी ज्यादा, मतलब आमदनी इसमें कहना चाहिए कि बहुत ज्यादा भी हो रही है और लेते भी हैं लोग इस चीज को। आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी है। आपने ये जिस संस्था नियाम के बारे में बात कर रहे थे, हम नियाम के बारे में आपके माध्यम से ये जानना चाहेंगे कि और किस तरह मतलब जो नए इनोवेटिव काम करना चाहते हैं उनके लिए सहायक है। जैसे कि बी कीपिंग मैंने किया, इसके अलावा और भी हमारे कुछ स्टार्टअप्स है, जैसे हमारे बस्तर से बाजार करके छत्तीसगढ़ में है, जो कस्टर्ड एप्पल पे काम कर रहे हैं। वो कस्टर्ड एप्पल का जो गूदा होता है उसको निकाल के उससे प्रोसेसिंग करके आगे सप्लाई कर रहे हैं आइसक्रीम फैक्ट्रीज में। तो हमारे बैतूल मध्य प्रदेश में भी बहुत सारा ऐसा एरिया है जो वाइल्ड एरिया है, वहाँ पे कस्टर्ड एप्पल बहुत ज्यादा होता है। तो हमारे किसान वहाँ पे उसे कलेक्ट करके उसका फिर
प्रोसेसिंग करके उसे आप आगे सप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए एक स्टार्टअप बना सकते हैं आप। इसके अलावा मशरूम पे बना सकते हैं, बहुत सारे एग्रीकल्चर में जो भी सभी चीजों पे कर सकते हैं। मैं आप पर आती हूँ, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि मधुमक्खी पालन के लिए आपने अपना जो स्टार्टअप तैयार किया उसमें आप आगे और क्या क्या काम कर रहे हैं इसको आगे और बढ़ाने के लिए? बी कीपिंग में मैम हम लोग वन विंडो सोल्यूशन पे काम कर रहे हैं, यानी मधुमक्खी से रिलेटेड यदि कोई भी काम अगर हमारे मध्य प्रदेश में अगर हो रहा है तो उससे हम हर चीज करते हैं। ठीक है। सबसे पहला हमने कॉम हनी प्रोडक्शन से काम कर चालू किया। हमने 50 बॉक्सेस लिए, उसमें कॉम हनी प्रोडक्शन किया। फिर हमारे फार्मर्स से जुड़ के लगभग 2000 फार्मर्स हमसे जुड़े हुए हैं, वो हमारे लिए प्रोडक्शन करते हैं और हम उनका प्रोडक्ट लेके सप्लाई करते हैं। ठीक है। इसके अलावा ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं जो बच्चों के लिए, कॉलेज बच्चों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम हो गए। इसके जो फार्मर्स के ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, कंपनी अटैचमेंट कॉलेज जो एग्रीकल्चर कॉलेज से होते हैं उनके बच्चों के कंपनी अटैचमेंट प्रोग्राम्स होते हैं। उसके बाद जो हनी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स होते हैं उस पर भी वर्क करते हैं हम, हनी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट सप्लाई करने में। थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग पे काम करते हैं। यदि कोई स्टूडेंट, कोई बच्चा नया है वो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहे तो हम हमारा उसकी ब्रांडिंग में उसे हम पूरे डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करवा के उसका प्रोडक्ट पूरा कंप्लीट करा के उसे दे देते हैं, बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है। तो ये आपने बहुत अच्छा बताया कि मतलब आप केवल मधुमक्खी पालन नहीं, उससे संबंधित और भी चीजों पे आप काम कर रहे हैं। मधुमक्खी पालन के विषय पर प्रवीण जी हम आपसे आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन कार्यक्रम में वक्त है एक छोटे से अंतराल का, बस अभी उपस्थित हुए। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। अंतराल के बाद आपका फिर से स्वागत है कृषि दर्शन में, और आज का हमारा जो विषय है वो मधुमक्खी पालन एक लाभकारी व्यवसाय है, इसके बारे में जानकारी देंगे। और हमारे साथ हैं प्रवीण कुमार रघुवंशी जो मधुमक्खी पालक हैं और एक युवा उद्यमी हैं। प्रवीण जी, हम बात कर रहे थे आपके स्टार्टअप की। आपने बहुत सारे 2000 लगभग किसानों को इससे जोड़कर रखा। अगर कोई नया व्यक्ति, किसान इसमें चाहता है कि मधुमक्खी पालन में जुड़े आपके साथ, तो वो कैसे जुड़ सकता है? मधुमक्खी पालन में मेरे साथ जुड़ने के लिए सबसे पहले मैं किसान को कहता हूँ आप सबसे पहले ट्रेनिंग लीजिए जी। ये नहीं कहता हूँ कि मेरे पास आप ट्रेनिंग बिल्कुल बिल्कुल। आप हमारे मध्य प्रदेश में कृषि विज्ञान केंद्र मुरैना है, वहाँ पे जाके ट्रेनिंग कर सकते हैं। आप पुणे में खादी ग्राम उद्योग का एक ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ पे जाके ले सकते हैं। आप पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहीं पे भी जाके ले सकते हैं। हम जो ट्रेनिंग करते हैं चार्जेबल होती है, बाकी जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। तो सबसे पहले उसे ट्रेनिंग करना है। ट्रेनिंग करने के बाद ही हनी बी बॉक्सेस को लेना है। ठीक है। क्योंकि किसान क्या करता है कि भाई बी कीपिंग में है क्या, वो केवल डब्बे लेके आ जाता है और उसे क्या खिलाना है, उसे कौन से टेम्परेचर में रखना है, कैसे रखना है, उसे कुछ नहीं पता होता और वो बॉक्स पूरे खत्म कर देता है। तो हमारा सबसे पहला उद्देश्य होता है कि किसान ट्रेनिंग करे, ट्रेनिंग करने के बाद फिर वो हमारे से जुड़े। हम बॉक्स उनको सप्लाई करते हैं, बॉक्स भी सप्लाई करते हैं हम लोग। तो बॉक्स सप्लाई करेंगे, अब वो सप्लाई करने के बाद साथ में हम उनका हैंड होल्डिंग सपोर्ट करते हैं कि भाई उनको 1 साल तक जहां भी प्रॉब्लम आ रही है तो हम उनका हाथ पकड़ के वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं, सहयोग करेंगे, साथ में चलेंगे। और उसके बाद फिर यदि इनको लगता है कि आपके साथ रह के हमें काम करना है तो हम लोग भी जो बी बॉक्सेस को माइग्रेट करते हैं, तो वो
एक बॉक्स मतलब एक केवल हम सिंगल नहीं रहते हैं, हमारे साथ लगभग 10 से 20 फार्मर्स रहते हैं। ये पूरे ग्रुप में है, क्योंकि मैं अकेला जाऊंगा, मान लो पंजाब में मेरे बॉक्स किसी ने ले लिए तो हम लोग ग्रुप में जाते हैं 10 से 20 लोगों के ग्रुप में, और ये बॉक्स लगभग 20-25 हजार 50 हजार बॉक्सेस वहां पे रहते हैं। बिल्कुल। कुछ 2 किलोमीटर दूर, 3 किलोमीटर, तो किसान भी हमारे साथ रह के वहाँ पे बीकीपिंग के बॉक्सेस रख सकता है और उत्पादन ले सकता है, जैसे कि हम कर रहे हैं वैसे वो भी कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आसानी से ट्रेनिंग करके आपके साथ जुड़ सकते हैं, और अपना खुद का भी व्यवसाय डालना है तो वो भी डाल सकते हैं। प्रवीण जी, मधुमक्खी पालन बहुत पहले समय से करते आ रहे हैं, लेकिन जैसा कि अभी आपने बताया कि छत्ते के सहित ही हम उपभोक्ता तक पहुंचा रहे हैं, तो मधुमक्खी पालन में पारंपरिक और आधुनिक में क्या अंतर आया है? पारंपरिक मधुमक्खी पालन में क्या होता था कि जो हाइव होता था, छत्ता होता था मधुमक्खी का, उसको पूरा ऐसा निचोड़ लिया जाता था, कपड़े में डाल के उसे निचोड़ लिया जाता था, जिसमें एग, लार्वा, प्यूपा सब मैशअप होके हनी में चले जाता था। ओके। अब उसे हमारे कंज्यूमर कंज्यूम करते थे, तो उसमें क्योंकि इतना पदार्थ, अलग अलग पदार्थ रहते थे कि उसमें फर्मेंटेशन बहुत ज्यादा होता था, तो वो शहद की क्वालिटी खराब हो जाती थी, जिस कारण लोगों ने प्रोसेसिंग चालू करी कि पहले हनी को हम गर्म करेंगे, गर्म करने के बाद उसे हाई प्रेशर्स पे छानेंगे, और ये सब करने के बाद फिर वो फाइनल प्रोडक्ट लेके मार्केट में बेचते थे। बट ये प्रोसेस करने में जो हनी की क्वालिटी है, जो एंजाइम्स थे उसमें, जो पॉलेंस थे उसमें, ये सब तो छन गए, ये सब तो गर्म होने के खत्म हो गया। तो पारंपरिक तरीके से करेंगे तो हमें प्रोसेसिंग करना अनिवार्य है, ठीक है, पर यदि हम टेक्नोलॉजी के साथ में करेंगे हम कुछ अलग तरीके से, तो हमें क्योंकि देखिए अब हमने हाइव को पूरा बॉक्स में ऐसी फ्रेम्स हैं कि भाई फ्रेम लगा दी, अब फ्रेम निकाली हमने, जब ही निकालना है जब हनी बी सील्ड कर लिया, ठीक है, क्योंकि किसान अनसील्ड निकालेगा तो फिर उसे प्रोसेसिंग करना पड़ेगा। पूरा पका हुआ हनी जिसमें लगभग 12 से 18% नमी होती है, वो हनी हम सील्ड वाला निकालें, और उसे हम निकालने के बाद, छीलने के बाद हमारा एक छोटा सा हनी एक्सट्रैक्टर होता है, उसमें डाल के एक्सट्रैक्टिंग कर लें, और उसे हम निकाल के स्टेनलेस स्टील के या किसी जार के बक्से में रख लें। बिल्कुल, आपने तो ये तरीका बताया कि किस तरह से हनी निकाल के रखा जा सकता। प्रवीण जी, हमने देखा है कि शहद के बाजार में अलग अलग स्वाद के होते हैं, जामुन का अलग होता है, आम का अलग होता है, तो ये कैसे अलग अलग इसका उत्पादन किया जाता है, इसके बारे में बताएं। लोग बहुत सारे मुझसे भी क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई आप क्या शहद में कुछ जामुन का फ्लेवर मिलाते हैं क्या? नहीं, तो ये एक अलग तरीका है इस कहने का मतलब, जब हम मधुमक्खी के बॉक्स को जामुन वाले एरिया में रखेंगे जहाँ पे हजारों जामुन के पौधे हैं, वहाँ पे फूल भी केवल ज्यादातर जामुन का होगा, तो उस टाइम जो हनी बनेगा वो जामुन के फूल का ही बनेगा। तो वो स्पेसिफिक फ्लोरा तो नहीं बोल सकते हैं, बट रिच फ्लोरा बोलते हैं हम, कि भाई आपका जामुन रिच फ्लोरा हो गया, या बेर रिच फ्लोरा हो गया, या सरसों रिच फ्लोरा हो गया, वो हनी होता है। तो लगभग 30 to 40 प्रकार के शहद हमारे इंडिया में बनते हैं, जैसे धनिया का हो गया, लीची का, अजवाइन का, सरसों का, एक्सेट्रा। तो अलग अलग इस तरह से बनता है। हमारे जो किसान भाई आना चाहते हैं मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि आपने ये एक सफल स्टार्टअप शुरू किया है और सफलता से काम कर रहे हैं? मधुमक्खी पालक को तो सबसे पहले हम किसानों से मुझे एक बात करना है कि भाई आप यदि मधुमक्खी पालन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपकी खेती का तरीका थोड़ा सा आपको बदलना पड़ेगा। जैसे कि हमारे परदादा वगैरह मिश्रित खेती करते थे, कि कुछ उनका सरसों भी लगा हुआ है, कुछ उनका तुअर भी लगा हुआ है, ऐसे अलग अलग क्रॉप्स की भाई एक खराब भी होगी तो लगभग 4 तो मेरी सेफ रहेगी। तो इस तरीके पे हमें वापस आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें उत्पादन अधिक चाहिए। अब हमारी फसल के साथ में अब हमने सरसों वाले भी लगा लिया, कुछ धनिया लगा लिया, कुछ अजवाइन लगा लिया, अलग अलग सीजन में है, तो वहां पे एक किसान लगाएगा, ऐसे आपको देख के आसपास के किसान और लगाएंगे, और वो लगाएंगे, तब आप वहां पे बीकीपिंग बहुत अच्छे से कर पाओगे। तो सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या भारत सरकार से भी मेरा निवेदन है कि आप भी किसानों को जागरूक करने में जो ये कि बीकीपिंग कर रहे हैं, तो आप किसानों को सबसे पहले ये चीज सलाह दें कि भाई आप फसल क्या लगाएं, क्योंकि अगर वो बक्सा लेके आके मधुमक्खी पालन चालू भी कर दिया तो उसके 6 महीने में बक्से खत्म हो जाएंगे।
वो बी कीपिंग नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले हमें ग्रास रूट लेवल पे क्रॉपिंग पैटर्न चेंज करना पड़ेगा हमारे मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में जहाँ पे बी कीपिंग बिल्कुल भी नहीं होता है। जैसे बैतूल में मैं अभी कर रहा हूँ, बैतूल में कुछ हमारे लगभग 100 to 200 किसान को मैंने कन्वर्ट किया हूँ सरसों के कल्टीवेशन पे। वो गेहूँ लगाते थे, अब वो सरसों लगा रहे हैं, अब धीरे धीरे मेरे फार्मर्स बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो मेरी यही सलाह है कि सबसे पहले आपका फसल बोने का तरीका चेंज करें और उसके बाद बी कीपिंग स्टार्ट करें। जितना आपको फसल से उत्पादन होगा उससे डबल आपको मधुमक्खी से उत्पादन होगा, तो हो गया आपका 3 गुना उत्पादन बढ़ गया। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे किसान भाइयों को दी है और ये जानकारी हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत लाभदायक रहेगी और वो पारंपरिक से आधुनिक की ओर बढ़ेंगे। आप हमारे स्टूडियो में आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, और अब कार्यक्रम में वक्त है खबरें खेती देखने का, तो आइए देखते हैं खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाई बहनों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। ये नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों पर। प्रदेश में नकली बीज की सैंपलिंग फेसलेस हुई। मिर्च में कीट नियंत्रण के उपाय, प्रदेश को डॉक्टर कोतू ने किया गौरवान्वित। पशुपालन पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण, मशरूम उत्पादन में युवाओं को रोजगार। और अब खबरें विस्तार से। राज्य सरकार ने प्रदेश में किसानों को नकली कीटनाशक और अमानक बीज बेचने वाले व्यापारियों को कानून के शिकंजे में कसने के लिए नई व्यवस्था शुरू कर दी है। प्रदेश में अब किसी भी शंका वाले बीज की सैंपलिंग पूरी तरह से फेसलेस हो गई है। अभी तक बीज के सैंपल लेने के बाद व्यापारी की फर्म के नाम, पते से लेकर घर तक का सारा ब्यौरा बीज निरीक्षक से लेकर लैब तक पता चल जाता था, लेकिन नई व्यवस्था में सैंपल लेने के बाद मानक या अमानक की रिपोर्ट आने तक पता नहीं चलेगा। कृषि विभाग द्वारा नकली कीटनाशक और बीज के लगातार प्रकरण सामने आने के बाद डाक विभाग के साथ सैंपल कोडवर्ड से भेजने का करार किया गया है। इसमें किसी भी नकली कीटनाशक या अमानक की शंका वाले बीज की सैंपलिंग नए तरीके से होगी। सैंपल लेने के दौरान फॉर्म पर बार कोड डाला जाएगा। इसमें व्यापारी फर्म और बाकी जानकारी दर्ज लेने के बाद भी सैंपल में सिर्फ कोड वर्ड दर्ज होगा। एक साथ लेने वाले सभी सैंपल को डाक विभाग भेज दिया जाएगा। पोस्ट विभाग में से किसी भी लैब में सैंपल जांच के लिए भेजे जाएंगे। ये किसी को पता नहीं चलेगा कि सैंपल कहाँ गए हैं। लैब के पास केवल कोड बढ़ जाएगा। प्रदेश के किसानों द्वारा काफी क्षेत्र में मिर्च की खेती की जाती है। मिर्च में कई तरह के कीट रोग लगते हैं, जिससे फसल को काफी नुकसान होता है। प्रबंधन करने से इस नुकसान को बचाया जा सकता है। मिर्च को रस चूसक कीट थ्रिप्स से काफी नुकसान होता है। मिर्च फसल के प्रमुख कीटों में से रस चूसने वाले कीट जैसे थ्रिप्स, माहू, चेपा, सफेद मक्खी एवं माइट फल को नुकसान करते हैं। मिर्च के पत्तियों का सिकुड़ कर मुड़ना, जिसे सामान्य भाषा में चूरना मुर्दा बीमारी कहते हैं। समय समय पर कीट रोगों का नियंत्रण हेतु बीज को कीटनाशक दवा इमिडोक्लोरोप्रिड का 12 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से बीज उपचार कर नर्सरी पौध तैयार करें। पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण द्वारा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार ने भारत के शासकीय राजपत्र में अधिसूचना के अनुसार जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के संचालक अनुसंधान सेवाएं डॉक्टर गणेश कुमार कोतू का राष्ट्र स्तर पर देश के 72 कृषि विश्वविद्यालय में से सदस्य मनोनीत किया है। डॉक्टर कोतू संपूर्ण देश के कृषि विश्वविद्यालय की ओर से प्रतिनिधित्व करेंगे। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर महाकौशल एवं मध्य प्रदेश हेतु ये गौरव का पल है। इन्हें कृषि वैज्ञानिकों की ओर से विश्वविद्यालय से प्लांट वैरायटी रजिस्ट्री अथॉरिटी द्वारा चयनित किया गया है। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर प्रदीप कुमार बिसेन ने कहा कि ये मध्य प्रदेश और हमारे कृषि विश्वविद्यालय के लिए एवं यहाँ पर कार्यरत हमारे समस्त कृषि वैज्ञानिकों की लगनशीलता व शोध का परिणाम है कि राष्ट्र स्तर पर विश्वविद्यालय के डॉक्टर जी के कोतू को भारत सरकार के पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण द्वारा महत्वपूर्ण दायित्व प्रदान किया गया है। इस हेतु उन्होंने भारत सरकार को धन्यवाद एवं डॉक्टर जी के कोतू को बधाई प्रेषित की। डॉक्टर जी के कोतू ने बताया कि हमारी पुरानी बहुमूल्य फसलों की किस्में जो हमारे राष्ट्र की धरोहरें हैं, इनका पौध संरक्षण के क्षेत्र एवं किसानों के अधिकारों, किस्मों के संरक्षण, संवर्धन व व्यवसायीकरण हेतु उपयोगी व नियम संगत कार्यों को भविष्य में रणनीति बनाने के माध्यम से व्यापक लाभ पौध प्रजनन वैज्ञानिकों व कृषकों को प्राप्त होगा। ज्ञात हो कि भारत सरकार के पौध किस्म रजिस्ट्रों द्वारा कृषक अधिकार को भारत सरकार प्राधिकरण द्वारा जनकृ विश्वविद्यालय की 12 किस्मों को पंजीकृत किया गया है।
कृषि विज्ञान केंद्र जावरा जिला रतलाम द्वारा एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन निकरा गांव सबलगढ़ में किया गया। कार्यशाला में कृषि विज्ञान केंद्र के डॉक्टर सुशील कुमार विषय वस्तु विशेषज्ञ ने किसानों को ये बताया कि गेहूं का नया भूसा पशुओं के पाचन को बहुत अधिक प्रभावित करता है, जो कि पशुओं के पेट में बहुत धीरे पचता है। इसलिए किसान भाई भूसे को पानी में या बाटे में भिगोकर कुछ समय के लिए रख दें ताकि भूसा कुछ मुलायम हो जाए। साथ ही नया चारा पशुओं को एक साथ अधिक मात्रा में नहीं खिलाना चाहिए। इसे थोड़ा थोड़ा करके दिन में 3 बार खिलाना चाहिए या फिर पुराने भूसे के साथ नए भूसे को थोड़ा थोड़ा मिलाकर खिलाना चाहिए। ये भी बताया गया कि पशुओं की पाचन क्रिया को सही बनाए रखने के लिए पशुओं को 30 से 40 ग्राम नमक और 10 से 12 ग्राम मीठा सोडा रोजाना 15 से 20 दिन तक देना चाहिए ताकि पाचन से संबंधित कोई भी समस्या उत्पन्न ना हो। कृषि विज्ञान केंद्र शहडोल के वरिष्ठ वैज्ञानिक सह प्रमुख डॉक्टर मृगेंद्र सिंह के मार्गदर्शन में विद्यार्थियों ने व्यावसायिक प्रशिक्षण अंतर्गत पुआल मशरूम उत्पादन और मशरूम से निर्मित होने वाले व्यावसायिक उत्पादकों के विषय पर तकनीकी प्रशिक्षण में हिस्सा लिया। डॉक्टर सिंह ने कहा कि वर्तमान समय में बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण लगातार कृषि जोत भूमि घटती जा रही है, जिसके कारण पौष्टिक खाद्य पदार्थ का उत्पादन कर पाना एक समस्या बनता जा रहा है। इस परिस्थिति में मशरूम की खेती करना आवश्यक समझा जाने लगा है, क्योंकि इसकी खेती के लिए खेत की जरूरत भी नहीं पड़ती है। तो किसान भाई बहनों, खबरें खेती में आज के लिए इतना ही। आज्ञा दीजिए, नमस्कार। किसान भाइयों, खबरी खेती देखने के बाद अब हमारा ये कार्यक्रम अंतिम पड़ाव पर है। आपने आज जानकारी ली मधुमक्खी पालन के लाभ क्या क्या हैं। तो अगर थोड़ा सा प्रशिक्षण लिया जाए और अच्छे से तकनीकी का उपयोग किया जाए तो मधुमक्खी पालन एक बहुत अच्छा व्यवसाय बन सकता है। प्रवीण कुमार रघुवंशी इस बात के जीते जागते उदाहरण हैं। तो आप भी सफल किसान बन सकते हैं। अब हमें दीजिए अनुमति, स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।